नमस्कार। मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आज बात करूंगा देश के सबसे बड़े चेहरे के मुरझा जाने की। देश का सबसे बड़ा चेहरा मैं इसलिए कह रहा हूं कि गोदी मीडिया सुबह दोपहर शाम पिछले 9 सालों से सिर्फ एक चेहरे की बात करता रहा है। दिखाता रहा है ये चेहरा मतलब हिंदुस्तान, ये चेहरा मतलब दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का चेहरा, ये चेहरा मतलब जीत की गारंटी। लेकिन वो चेहरा अब कर्नाटक में मुरझा गया है और कर्नाटक से बहुत बड़े संदेश निकले हैं देश के लिए, कांग्रेस के लिए और पूरे विपक्ष के लिए। आज मैं इस मुद्दे पे बात करूंगा। छोटा सा अनुरोध आपसे, हम किसी सत्ता की चाकरी नहीं करते, किसी सरकार से विज्ञापन नहीं चाहते, लेकिन आपसे सहयोग चाहते हैं। इस वीडियो के नीचे एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, उसमें हमारी मेंबरशिप का फॉर्म है। अगर आप 4 PM के मेंबर बनेंगे, हम आपको अपना अखबार, अपना वीडियो रोज भेजेंगे, तो हमें अच्छा लगेगा। बात करते हैं, शुरुआत करते हैं उस बड़े चेहरे की। भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि कहीं पे चुनाव हो, आपकी ग्राम सभा में हो, आपकी नगर पालिका में हो, आप विधायक का लड़ रहे हैं या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनना चाहते हैं, सिर्फ एक चेहरा लगाइए, जादू की तरह उस चेहरे को बुलाइए और आप चुनाव जीत जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ साहेब की, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। लेकिन कर्नाटक में ये चेहरा मुरझा गया और इस मुरझाए हुए चेहरे के बाद विपक्ष और कांग्रेस में एक लहर पैदा हुई। लहर पैदा हुई कि ये एक ऐसी पार्टी नहीं है जिसको हराया नहीं जा सकता, और ये एक ऐसी पार्टी भी नहीं है जिसको सांप्रदायिक उन्माद के उफनते हुए कढ़ाई से निकालकर आप जमीन पर पटक नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी 4 राज्यों में अपने दम पर सरकार में है और अब कांग्रेस पार्टी भी 4 राज्यों की सत्ता में है। आप कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास तो ज़्यादा राज्य हैं, तो ये वो राज्य हैं जहां पे बीजेपी 1 या 2 सीटें जीती थी, लेकिन पैसे के दम पर तोड़ फोड़ करके उसने अपनी सरकार बना ली। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र बड़ा उदाहरण है। लेकिन अपने दम पर कांग्रेस पार्टी 4 राज्यों में, तो भारतीय जनता पार्टी भी 4 राज्यों की सत्ता में है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या 4 राज्यों के बूते 2024 के लोकसभा चुनाव में इस चेहरे यानी मोदी मैजिक का मुकाबला किया जा सकता है? स्वाभाविक है कि नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी विपक्षी दलों में एक उत्साह का संचार हुआ है, क्योंकि अब दक्षिण भारत सत्ता के स्तर पर भाजपा मुक्त हो चुका है। आप याद कीजिए, जब दक्षिण में कर्नाटक में जीते थे तो बहुत जोर शोर का बवंडर मचाया गया था, पूरे देश में हल्ला मचाया गया था कि अब दक्षिण में भी भारतीय जनता पार्टी आ गई। आपको याद होगा, एक नक्शा, भारत का नक्शा आपके व्हाट्सएप पे भेजा गया था, जिस नक्शे में हर तरफ भगवा नजर आता था, यानी हमारी यहाँ भी सरकार है, हमारी यहाँ भी सरकार है, हमारी यहाँ भी सरकार है। आपको नहीं बताया जाता था कि यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 विधायक हैं, यहाँ पे हमारा 1 विधायक है, लेकिन एक नक्शा दिखता था। वो नक्शा अब सिकुड़ गया है। नवंबर आते आते शायद मध्य प्रदेश भी भाजपा के हाथ से फिसल जाएगा। केसीआर यानी तेलंगाना और भूपेश बघेल यानी छत्तीसगढ़ अपने राज्यों में भाजपा को जगह बनाने देंगे, ऐसा लगता नहीं है, असंभव लगता है। मगर बड़ा सवाल यह है कि जिस प्रकार 2018 के विधानसभा चुनावों में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ भाजपा के हाथ से फिसल गए, पर 4 महीने बाद ही इन राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया, कहीं ऐसा फिर से तो नहीं हो जाएगा? मतलब विधानसभा में भली बीजेपी हार जाए, पार्लियामेंट के चुनाव में जीत जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा? ये सवाल सबके जहन में है और बीजेपी कह भी रही है कि राज्यों के चुनाव अलग हैं, केंद्र के अलग होते हैं। पिछली बार तो उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ की मजबूत साझेदारी भी थी, मगर अंततः कुछ भी विपक्ष के हाथ नहीं आया था। इसलिए कर्नाटक के बाद ना तो कांग्रेस के इतराने का समय है और ना ही क्षेत्रीय दलों को गैर कांग्रेसवाद की पुरानी अवधारणा के साथ चलने का वक्त है। यह भी सही है कि सिर्फ नीतीश, लालू, शरद पवार, उद्धव ठाकरे की साझेदारी से ही मोदी को यानी बीजेपी को परास्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि बिहार और महाराष्ट्र मिलकर भाजपा की सीटों की संख्या कम तो कर सकती हैं, लेकिन भाजपा की सीटें कम होना और भाजपा को सत्ता से बाहर कर देना, ये दोनों अलग अलग 2 बातें हैं। खासकर उस दौर में जब ना तो कोई जेपी या विश्वनाथ प्रताप सिंह की तरह स्वीकार्य चेहरा है और ना ही कोई सेंट्रल मुद्दा बन पा रहा है।
सेंटर मुद्दा इसलिए भी नहीं बन पा रहा क्योंकि सांप्रदायिकता का जहर इस कदर फैल चुका है कि समाज के एक बड़े हिस्से को हिंदू मुसलमान के सिवा कुछ सूझता ही नहीं है। वरना मुद्दे तो दर्जनों हैं जिस पर पूरे देश का माहौल बदल सकता है। बेरोजगारी, महंगाई, दलित उत्पीड़न, जाति जनगणना, पुरानी पेंशन, किसानों की एमएसपी, पैगासस, कारपोरेट की मोनोपोली, तरह तरह की चीज़ें हैं, तरह तरह का विरोध है। मतलब मुद्दों की भरमार है, लेकिन लोगों के बड़े हिस्से का तो लगता है ऐसा ब्रेन वॉश हुआ है कि उसे द कश्मीर फाइल और द केरला स्टोरी जैसी फिल्म, जिसके शुरुआत में ही स्क्रीन पर लिख कर आता है कि इस फिल्म की पूरी स्टोरी काल्पनिक है, उस कहानी को ही सच मानने का मन करने लगता है। मगर इसके बावजूद इस बात की दाद देनी पड़ेगी कि इतनी सांप्रदायिकता का माहौल बनाने के बावजूद भी भाजपा कभी 37% वोट से आगे बढ़ नहीं सकी। पुलवामा भी हो गया, धार्मिक उन्माद भी हो गया, लेकिन वोट प्रतिशत 37 से आगे बढ़ नहीं सके। इसलिए ऐसी हालत में सिर्फ और सिर्फ बिखरे हुए गैर सांप्रदायिक और विवेकशील समाज के 63% वोटों को ज़्यादा से ज़्यादा एकजुट करके सांप्रदायिकता का मुकाबला किया जा सकता है, और बिल्कुल किया जा सकता है, दावे के साथ किया जा सकता है। और यही बात नीतीश कुमार भी लगभग 1 साल से कह रहे हैं। लेकिन कुछ विपक्षी दलों को अब जाकर ये बात समझ में आती हुई दिखाई दे रही है, चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल हो या के चंद्रशेखर राव। इन सब में अब कांग्रेस को लेकर वैसी दूरी के संकेत नहीं मिल रहे हैं जैसे 1 और 1.5 साल पहले मिला करते थे। इस दूरी का फायदा उठाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को अकेले दम पर बहुमत की स्थिति में पहुंचाया। सबको लग रहा है कि जब लालू यादव और नीतीश कुमार अपने मतभेदों को बुलाकर एक हो सकते हैं, शरद पवार और उद्धव ठाकरे कदम से कदम मिलाकर चल सकते हैं, और इन सबके साथ जब कांग्रेस गलवैया कर सकती हैं, तो फिर भला हमारी पार्टी कांग्रेस के साथ क्यों दूरी बनाकर रखे। वैसे भी अब कांग्रेस इतनी ताकतवर तो रही नहीं जिससे इन पार्टियों को अपने वोट बैंक पर खतरा महसूस होता हुआ नजर आए, बल्कि अब तो इन सबको सांप्रदायिकता की बीमारी से लड़ने के लिए कांग्रेस एक एंटीबायोटिक दवा की तरह लग रही है, जिसका सेवन सभी राजनीतिक दल करना चाहते हैं। मगर याद रखिए, एंटीबायोटिक को एंटीबायोटिक की तरह खाया जाता है, ना कि भोजन की तरह। लिहाजा अखिलेश यादव और ममता बनर्जी ने कुछ इसी तरह का बयान भी दे दिया है कि कांग्रेस को अपने स्ट्रॉन्ग होल्ड जैसे हिमाचल, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, असम, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, इन सब पर फोकस करके बाकी राज्यों में उन राज्यों के मजबूत दलों के पीछे चलना चाहिए। मतलब साफ है कि जहाँ जहाँ विपक्ष मजबूत है वहाँ कांग्रेस को उनके पीछे होना चाहिए। मोटे तौर पर इनका कहना भी सही है, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी बिहार में नीतीश लालू के पीछे, महाराष्ट्र में पवार ठाकरे के पीछे और तमिलनाडु में स्टालिन के पीछे चल सकती है, तो भला उसे अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, नवीन पटनायक, केसीआर, चंद्रबाबू नायडू, इन सब के इलाकों में उनके पीछे चलने में क्या आपत्ति होनी चाहिए। सब जानते हैं कि इन सब इलाकों में कांग्रेस मरणासन स्थिति में है, और ऐसी स्थिति में कांग्रेस यदि समझदारी दिखाते हुए किसी मजबूत कंधे का सहारा लेती है तो इसमें भला क्या बुराई है। इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए। उसे लगता है कि ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और उपेंद्र कुशवाहा जैसे बेहद छोटे दल भी उसके काम के हो सकते हैं, तो उनके सामने वो साष्टांग दंडवत कर देती है। आखिर भाजपा कैसे आगे बढ़ी, मैं आपको बताता हूँ। बिहार, यूपी, गुजरात और कर्नाटक में जनता दल की पिछलग्गू बनकर, असम में असम गण परिषद की पिछलग्गू बनकर, ओडिशा में बीजू जनता दल की पिछलग्गू बनकर, बंगाल में ममता बनर्जी की पिछलग्गू बनकर, और महाराष्ट्र में बाल ठाकरे की शिवसेना की पिछलग्गू बनकर। आखिर क्यों पिछलग्गू बनी, क्यों उसके पीछे अनुसरण किया, क्यों उनको भक्ति काल में रही? क्योंकि तब इन राज्यों में बीजेपी का कोई आधार नहीं था। फिर धीरे धीरे इन सब राज्यों में भाजपा पैर पसारती चली गई। लिहाजा अब कांग्रेस से भी इसी प्रकार की मैच्योरिटी की उम्मीद की जा रही है, वरना कर्नाटक का मैंडेट 2018 के मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में मैंडेट की तरह यूं ही बेकार चला जाएगा। आज की राजनीति की सबसे बड़ी हकीकत यही है कि कांग्रेस पूरे देश में खुद के मजबूती से लड़ने के लिए 250 से 250 सीटों की पहचान करे और बाकी सीटें भाजपा के विरोध में खड़े अन्य दलों को सौंप दे।
यही काम प्रचंड बहुमत वाले राजीव गांधी को हराने के लिए विश्वनाथ प्रताप सिंह ने भी 1989 में किया था, और लगभग यही काम 1999 में कारगिल की हवा के बावजूद अटल बिहारी वाजपेयी ने भी किया था। देखिए अब कांग्रेस क्या करती है, क्योंकि ये तय है कांग्रेस का यही प्लान साहब को सत्ता से दूर कर सकता है, क्योंकि कांग्रेस का रुख ही अब तय करेगा कि 2024 में फिजा बदलेगी या अंधेरा और घना होगा। शुक्रिया इस वीडियो को सुनने के लिए। हमारे राज्यों के चैनल अलग हैं, 4 PM यूपी, 4 PM बिहार, 4 PM गुजरात, 4 PM कर्नाटक। इन राज्यों की खबरें देखना चाहते हो तो इन्हें सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।